अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद न होने का खमियाजा कौम ने 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मुल्क के साथ खेले जाने वाले खेल को फुल स्टॉप लगाना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक जलसा से खिताब किया है KPK में, और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी और चौथी बार वज़ीर आज़म अब नहीं आना चाहिए। जो बनना चाहते हैं वो सीनियर लोग हैं, वो घर बैठे हैं, जबकि मुझे यानी नौजवान को चांस दें और आपके जितने ख्वाब हैं सब मैं पूरे कर दूंगा। नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा निगरां वज़ीर आज़म और जो निगरां वज़ीर आज़म की काबीना है, वज़रा हैं, उनके असासे जो डिक्लेयर किए गए हैं उसके हवाले से भी हम आपको ख़बर देंगे कि क्या कुछ है, कितनी दौलत के ये मालिक हैं या बिल्कुल सादा और गरीब लोग हैं, अब जिन्हें कि जैसे पाकिस्तान की मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, उनसे इनका ताल्लुक़ है। क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क के जो नुमाइंदे हैं वो भी गरीब मुतसव्वुर किए जाते हैं। तो देखते हैं क्या वाकई गरीब मुल्क के नुमाइंदे या उन 2% अशराफिया से इनका ताल्लुक़ है जिनका ताल्लुक़ 98% गरीब लोगों से नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में अब्दुल रज़ाक का एक हैरत अंगेज़ स्टेटमेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, नौजवान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो 16 माह वज़ीर ख़ारजा रहे और शहबाज शरीफ के अंडर में जिन्होंने काम किया, यानी कि नून लीग के अंडर में भुट्टो साहब के नवासे ने बतौर वज़ीर ख़ारजा अपने सियासी करियर का आगाज़ किया है। और आज जो कुछ गुफ्तगू की गई इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नवेद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हमेशा की तरह। और दानिशवर हैं, आप तजज़ियेकार हैं, अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब भी तजज़ियेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नवेद ज़ुबैरी साहब क्या कहेंगे? मुल्क के साथ खेले जाने वाले खेल को अब फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। 70 साल से जो कुछ हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि जी ये देख लीजिए कि नौजवान वज़ीर आज़म अब होना चाहिए, पुराने चेहरों को घर होना चाहिए। अब उन्होंने जो कुछ भी किया है वो आवाम के सामने है, अब नए लोगों को चांस दें, क्योंकि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी अगर आपने ख़त्म करनी है तो फिर नई क़यादत लाना होगा। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? ख़ास तौर पर 70 साल से जो खेल खेला जा रहा है उसको फुल स्टॉप लगाना होगा। ये किससे तकाजा कर रहे हैं या दूसरे सियासतदानों से मुखातिब हैं वो? ये पैगाम किसको दे रहे हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो बात उन्होंने की, ये ज़ुबान आम है। अच्छा, आम है। हर आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, थोड़ा बहुत भी सियासी शऊर रखता है, वो ये कहता है कि बहुत हो गया यार, बहुत तमाशा हो गया, कब ये ख़त्म होगा? कभी तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कभी तो स्टॉप होना पड़ेगा। आप 2008 से 2018 तक देख लें, असेंबली के जो लोग आए हुए हैं 10-12 के अलावा वही लोग दोबारा आ जाते हैं। कोई पार्टियां बदल के आ जाते हैं, कोई चेहरे बदल के आ जाते हैं, कुछ के बच्चे आ जाते हैं, कुछ के भाई आ जाते हैं, वही लोग आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो बार बार 4-4 6-6 दफ़ा आ चुके हैं, 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, कई चीज़ें। अब और उससे क्या हो रहा है, हम दिन ब दिन बजाय ऊपर आने के और नीचे जाए जा रहे हैं। मुल्क मतलब कहाँ तक पहुँच गया था, आप देखें डिफ़ॉल्ट तक पहुँच गया था। तो ये बात सही है कि अब जब रिटायरमेंट की एज खिलाड़ियों में है, ब्यूरोक्रेसी में है, तो सियासतदान की भी होनी चाहिए कि भाई बस कर दो यार, बस कर दो, बस अब औरों को भी मौका दो। तो ये बात तो ठीक की। और दूसरा ये बात किससे कह रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं। और इस वक्त जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है वो पीपल्स पार्टी में ये नज़र आ रही है। उन्हें हर कोई तो कोशिश कर रहा है कि कहीं से कोई मौका मिले और बस वो घुस जाए डी में और गोल कर दें। नहीं, हैरत का इज़हार कर रहे हैं आपके पास भी आता हूँ, जो आपने अचानक बिलावल भुट्टो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का नाम आते ही हैरत का इज़हार कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने कभी सिलेक्टेड है, कभी यही है, तो ये अब सिलसिला बंद होना चाहिए। नहीं तो 70 साल से खेले जाने वाला जो खेल है वो क्या है और कौन खेल रहा था ज़ुबैरी साहब? ये देखिए ये तो आप ऐसी बात पूछ रहे हैं जैसे आवाम के शऊर के लिए। सर मेरा तो सवाल है, बहुत बाशऊर है, उन्हें पता है, आवाम को बहुत शऊर है, आवाम को पता है। आप एक रिक्शा वालों को भी रोक के पूछेंगे, वो भी इस सवाल का जवाब दे देगा जो मुझसे पूछ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट, इसका आसान अल्फाज है, इस्टेब्लिशमेंट खेलती है, कभी एक को लाती है फिर दूसरे को लाती है। यही वजह है कोई वज़ीर आज़म अपना टाइम नहीं पूरा कर पाता भाई। जितने वज़ीर आज़म आए हैं आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए, सोच के जवाब दीजिए। तकरीबन उसमें भुट्टो साहब भी हैं, मोहतरमा भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं। देखिए भुट्टो साहब को तो आप इसमें से निकालें। अच्छा, वो नहीं है, ठीक है, उसको आप निकालें। और बेनज़ीर भुट्टो एक तवील माशाल्लाह दौर के बाद वो आई थी, लेकिन उनको पूरी तरीके से हुकूमत दी ही नहीं गई। रोकथाम के लाया तो नहीं गया, आवाम के वोटों से आई है, लाए थे, वोटों से आए, लेकिन जो उनको काबीना बनाने उनकी मर्जी से नहीं दी गई। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। पंजाब जो है उनसे ज़बरदस्ती ले लिया गया, उनको दिया गया। और जाहिर सी बात है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों ब्लैकमेल हुई, वो मजबूर हुई और उसके बाद उनकी हुकूमत गई, फिर दूसरे की आई। गिलानी साहब को कौन लाया? गिलानी साहब
कौन लाया? गिलानी साहब भी इलेक्शन जीत कर आए, लेकिन तो ये तो आप सारे पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को निकाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, इसका मतलब है एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही है पीपल्स पार्टी। देखिए कहीं ना कहीं तो एस्टैब्लिशमेंट का हाथ होता ही है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी मर्जी के बगैर तो अब बन नहीं सकते। अब 2002 में पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी, उनकी मर्जी नहीं थी तो नहीं बनने दिया, 12 एमएनए तोड़ दिए और एक वोट से पैट्रियट बना दी, 12 एमएनए तोड़ के पीपल्स पार्टी के पंजाब से, फिर एक वोट से वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो ये एक उसकी एग्जाम्पल है। अगर नहीं होती तो वरना अमीन फ़हीम होते वज़ीर-ए-आज़म, अमीन फ़हीम होते या जो भी होते वो तो उसको डिसाइड करते हैं। बहरहाल तो ये अब सिलसिला बंद होना चाहिए। देखिए मादी गया सिलसिला बंद होना चाहिए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रही है अगर कोई पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये कहना है नवाज ज़ुबैरी साहब का। आप जाहिर है अपने कमेंट बाद में दीजिएगा। पहले मैं अनीस मंसूरी साहब, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, फिर आज जिस तरह गर्जे बरसे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नौजवान चेयरमैन हैं, बड़ी उम्मीदें हैं ख़ासतौर पर उनके कारकुनान को उनसे। बहुत शुक्रिया अली आपका। और आपने क्योंकि बात शुरू की है तो ज़ाहिर है बहुत सारी बातें। और पहला मामला, मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किबला फरमाते हैं कि जनाब 70 सालों में जहाँ जो लोग आए फुल स्टॉप लगाए उनको, वो फुल स्टॉप लगाए। मेरे मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब नवाज ज़ुबैरी साहब ये फरमाते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं वो सारे वोट लेकर आए। पाकिस्तान की तारीख़ में 9 वज़ीर आज़म बग़ैर माशाल्लाह की हुकूमत के आए, यानी कि अगर आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर को हटा दीजिए तो उसमें नंबर 1 पहला जो नाम आता है जी नहीं, लियाकत अली खान साहब इलेक्टेड नहीं थे। अच्छा, आप इलेक्टेड नहीं थे, सही है। अयूब साहब से शुरू कर रहे हैं, आप इलेक्टेड को लेना। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर मोहतरमा, फिर नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ, मतलब मोहतरमा नवाज शरीफ को एक ही रखी ना। उसके बाद जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब को हटा रहे हैं आप, राजा परवेज़ अशरफ, जमाली साहब को हटा दिया, डेमोक्रेसी का ज़माना ही नहीं था ना, अमरीत थी वो तो। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ, उसके बाद जो है वो खान अब्बासी साहब और खान साहब, सही है। तो कुल खान साहब के बाद शहबाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ ना। तो कुल ये मिलाकर 8 अफराद होते हैं। इन 8 अफराद में 4 जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सही है, और 4 जो हैं वो बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दर हकीकत 50% तो खुद ही अपना ज़िम्मा अपना ले रहे हैं ना, अपना ज़िम्मा खुद ही ले रहे हैं कि 70% 70 साल से ये हो रहा है, तो इसका मतलब है 50% तो उनका शेयर है ना। कैलकुलेशन सिर्फ हाथ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 50% तो वो खुद भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हुए हैं। अब नवाज ज़ुबैरी साहब उन सबको जो ये कह रहे हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हमेशा रही पीपल्स पार्टी। अभी आने तो दीजिए ना, पहले सवाल का जवाब तो देने दीजिए ना। अभी तो दूसरे सवाल पर हम आए नहीं हैं, सही है। हमारा मसला यही है कि हम जब बात करते हैं तो लोग जो है वो ठुकना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के एंटी रही है। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यकीनी तौर पर उन्हें इमरान खान के ख़िलाफ़ जो माहौल बन रहा था उस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, सही, इमरान खान पहले इस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं रहा, उस वक्त खड़े हो जाते कि नहीं, हम हर उस शख्स के साथ खड़े हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। रह जाते आप, नहीं रहे आप। आपने तो बल्कि उस वक्त की जो मुक़तदरा क़ुव्वतें थी उनके साथ आप चले। नहीं, वो कह रहे हैं, बिलावल ने ये भी कहा, फिर इसका शामिल करें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले हफ्ते कहा था कि अदम एतमाद से 2 दिन पहले बाजवा ने हमें बुलाया, मैंने साफ कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अदम एतमाद मत लाइएगा, हमने तस्लीम नहीं किया। देखिए मेरी अर्ज़ फिर सुन लीजिए, मैं यानी कि देख लीजिए जनरल के सामने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने देखें साफ तौर पर इनकार करता है वो नौजवान, ये खूबी है उसके अंदर। किसने कहा ये आपसे? बिलावल ने कहा। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ ना, कहने को मैं भी ये कह सकता हूँ कि मुझे किसी ने बुलाया और मैंने जो है वो ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। कहने को क्या है, और वो भी उसके जाने के बाद, सही है, उसके जाने के बाद तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। आपको जिसने बुलाया वो नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, मैं एक बात में कर्ज कर रहा हूँ ना, मतलब मुझे परवेज़ मुशर्रफ ने बुलाया और मैंने ये कह दिया, मैंने ये, चले गए, सही, सीधी सीधी बात है ना। अब इसी आप वो जावेद चौधरी वाला स्टाइल ना अपना है ना। जावेद चौधरी साहब जब कोई चला जाता है तो मैं उसके घर से यहाँ तक आया था और फिर यूँ कहता, वो तरीक़ेकार ना अपना है ना। बात सारी है कि जो चला जाता है उसके बाद तो उसके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ भी बोल रहे हैं, उसके बाद तो उसके इमरान खान भी बोलना शुरू हुए, सही ना। वो एक अलग बहस है, उसके बाद हम कहानियाँ शुरू करते हैं। अच्छा, बिलावल ने भी कहा कि हमें पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा कि आप ज़रा आराम करें। तो ये बात इशारा किस तरफ है उनका, और इस बात से मतलब ये ज़रदारी साहब से पूछना पड़ेगा। सर पुराने सियासतदान तो ज़रदारी साहब भी हैं।
देखें, एक तो इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ। उसने एक सिंपल बात की है, उसने ये नहीं कहा कि हम नहीं थे, उसने सिंपल कहा कि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तस्लीम कर लेते उन्होंने तो हैं। नहीं कहा, लेकिन आपने तो कहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं है। देखिए, जो बिलावल साहब का सवाल आपने पूछा, उन्होंने कहा सिंपल इज दैट कि ये अब सिलसिला नॉट एनी मोर, मतलब अब कहीं बंद होना चाहिए ना, ये कहा उन्होंने तो ये नहीं कहा जो आप उन पे ब्लेम डाल रहे हैं कि ये भी था वो भी था, वो तो ये कह ही नहीं रहे, ब्लेम गेम में जा ही नहीं रहे ना। दूसरी बात देखें, ये इशारा उनका नवाज शरीफ की तरफ है, बिल्कुल है, जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके और चौथी बार बनने के लिए फिर आ गए, फिर हटते हैं, फिर चले जाते हैं, उनकी तरफ है। जहाँ तक जरदारी साहब का, उन्होंने कहा जरदारी साहब के वज़ीर-ए-आज़म के नारे नहीं लग रहे। पीपल्स पार्टी के जलसों में क्या नारा होता है? वज़ीर आज़म बिलावल, ठीक है ना। अगर वहाँ क्या नारा होता है? नवाज या और शहबाज से भी लगवाया गया बुला के, उसने भी लगाया स्टेज पे, पता नहीं किस दिल से लगाया, उसने भी लगाया, तो वहाँ उसी को बार बार एक ही जोरों में बेच रहे हो, तो ये इशारा टोटल उनकी ऊपर है। उन्होंने हमारे जो मोहतरम जनाब के जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं है। मोहतरम जनाब किबला इज्जत माब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी सही बोला ने जिस तरीके से ये अर्ज किया, इतने अलकावात आप क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए यार, उनके दिल से निकल रही है। देखिए, आप महसूस देखिए, करें, मैं तो महसूस कर रहा हूँ हीट यहाँ तक। अवामी आदमी है वो, तो इतने अलकावात उनके साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा अवामी है, सही है। एक हमारे पास अवामी लोगों की कमी थोड़ी है, हम तो सबको ही अवामी करार देते हैं, किसी को अवामी शायर बना देते हैं, किसी को अवामी गवर्नर बना देते हैं, सही है ना। तो हमारे लिए तो अवामी बनाना कोई मुश्किल ही बात नहीं ना। खैर, नुकता ये है कि जनाब इज्जत माब किबला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सही है, वो सिर्फ इस बात पर नाला है। अगर उन्होंने देखा ना, उन्होंने ये कहा ना कि भाई जो लोग बड़ी उम्र के हो गए हैं वो घर बैठे हैं, सीधी बात। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि जो वज़ीर आज़म का नारा लगा रहा है वो घर बैठे, ये तो नहीं कहा ना। जब हम जुमला लेते हैं तो उसका मतलब है कि उन्हें तो जरदारी साहब से भी पूछना चाहिए कि सर आपकी उम्र बहुत हो गई, माशाल्लाह बहुत सारी बीमारियां हैं, अभी आप जो लोगों को अपनी जमात में शामिल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, तो आप ये ना करें, ये काम मुझे करने दें, सही है। पार्टी क्या बिलावल भुट्टो लीड नहीं कर रही पार्टी को? देखें, मैं तो आपको भी पता है कहाँ से हुक्म चलता है, सही है। पार्टी में अच्छा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये क्यों कहा कि जनाब ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये तो हमारे शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की किसकी ख्वाहिश थी? नहीं कर रहे, सही है। ये हमारी ये किसने कहा? तो पीपल्स पार्टी में आपको याद होगा अनीस मंसूरी साहब कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी वालदा भी जिंदा थी तो मोहतरमा की चलती थी। तो अब देखिए, बिलावल की सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि वो घर पे वालिद साहब वाले थे, चेयरमैन पार्टी के चेयरमैन, सीसी फैसला करती है। और देखें, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, अब उनको पीछे बैठ के मशवरे देने चाहिए पार्टी को, और बिल्कुल सियासत करनी चाहिए, सियासत खत्म होनी चाहिए, विरासती सियासत भी खत्म होनी चाहिए कि सिर्फ काबिल उसका बेटा ही नहीं है। ये बात तो दुरुस्त है ना, मानते हैं, सही है। काबिलियत फिर दूसरे लोगों में भी है, क्योंकि मैं बेटा हूं, सही है, और मैं ही वो मगरमच्छ हूं जो इस दरिया के अंदर रहूंगा, कोई और नहीं रह सकता। आप कह रहे हैं कि आने वाला चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वो भी इसी खानदान से होगा? अंडरस्टूड सी बात है। विरासत उनके अलावा पीपल्स पार्टी ने कोई काबिल बच्चा पैदा ही नहीं किया। देखिए, ये तो अब जिस बात पर आ गए हम कहीं और निकल जाएंगे, फिर सोनिया गांधी क्यों, राजीव गांधी क्यों, बंगाल में चले जाएं, श्रीलंका में चले जाएं, इवन अमेरिका का भी प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट बना है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो प्रॉब्लम नहीं है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो प्रॉब्लम नहीं है, सियासतदान का बेटा अगर उसमें अहलियत है वो बन रहा है तो उस पर तनकीद। बहरहाल मौजूदा सियासत के हम कोई बहुत बड़े अलमदार नहीं है, लेकिन अगर उससे अच्छा कोई होगा तो आएगा, जगह तो बनेगी। पुराने जाए तो नए की जगह बनेगी ना भाई। तीन दफा बन के वो चौथी दफा की भी आप हिमायत कर रहे हैं। आपने गांधी हिमायत करते हुए आप हिमायत कर रहे हैं नवाज शरीफ की चौथी बार बनने की। क्यों हिमायत करूंगा? जब आप गांधी का राग अलाप रहे थे, तो जब आपने हर सूरत में गांधी को लाना था तो फिर मोदी जैसा आया। जब आपने हर सूरत में यही कहना था कि मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बाद, तो फिर इमरान खान आया और फिर आपके गले पड़ा। सही है। आप जब तक दूसरों को मौका नहीं देते तो फिर जब तीसरी जगह से पानी रास्ता बनाता है तो आप कहते हैं कि ये होगा। नवाज शरीफ, मरियम आएगी, मरियम आएगी, मरियम आएगी। नहीं हो, सही है, इलेक्टेड हो, चाहे वो कोई भी हो, सेलेक्टेड है। जमात ने ही सेलेक्ट किया ना, जमात भी तो डेमोक्रेसी का काम करे ना। अच्छा जी, आगे बढ़ के और जमात ने भी तो सेलेक्ट नहीं किया, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी सेलेक्टेड है? की जानिब तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लें। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी मुझे अगर ना निकाला जाता तो आज डॉलर 40 से 50 रुपए तक का होता। इतनी बेहतरीन मईशत चल रही होती पाकिस्तान की, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका होता, एशियन टाइगर बन चुका होता। सर, लगता है आपको वाकई ये बात दुरुस्त है? अगर 2017 में उनको ना निकाला जाता तो पाकिस्तान की हालत जो आज है वो ना होती, बल्कि डॉलर
इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं 290 पे है, तो 40-50 का होता सर, कितनी सस्ती चीज़ें मिल रही होती, महंगाई का दूर दूर नाम निशान नहीं होता। ये बात तो मानते हैं ना, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर आवाम ने बनाया उनको, तो इतना तो कर सकते थे वो। देखें, एक तो 3 दफ़ा उनको, तीनों में से किसी दफ़ा भी अवाम ने नहीं बनाया। सर, ये तो आप इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उनके हमेशा सिलेक्टेड थे। उन्हें 2/3 मेजोरिटी लेके आने सर, वाला पूरा 2 पंजाब वोट साल दे भी रहा है कंप्लीट उनको। ना कर पाया यार। पूरा पंजाब उनको वोट दे पंजाब रहा जिस है, तरह आप कह वोट रहे दे हैं रहा है कि- वो भारत, मैं उस बहस में अब नहीं जाना चाहता। जो सिलसिला था अब वो खत्म होना चाहिए। वो जो अगर बात कह रहे हैं तो उसकी मिसाल इसाक डार, उनके राइट हैंड, उन्होंने मुफ्ता इस्माइल को हटा के खुद लंदन में बुला के, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे, फैसला वहाँ हुआ और उन्होंने इसाक डार को भेजा। और इसाक डार ने जिस जगह डॉलर को पहुँचा दिया, नवाज शरीफ साहब से पूछो, वो तो 540 पे चला जाता अगर वो थोड़े दिन और रह जाते। तो बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने बचाया पाकिस्तान को। और नहीं, इसाक उनकी डार क्रेडिट से है ना, मोटरवेज बनाई है, क्या कुछ नहीं, और इन ट्रेनें चला दी उन्होंने भाई, पाकिस्तान 3 के दफ़ा लिए। वज़ीर-ए-आज़म अगर आप भी 12,000 बनते तो मेगावाट बिजली शामिल कर दी, लोड शेडिंग का खात्मा किया, सारी चीज़ें हैं नहीं है। यार ये सब चीज़ें उन्होंने की हैं क्या? किसने बहुत सारी चीज़ें और पार्टियों ने भी की हैं, फीते उन्होंने काटे उनके उसमें। ऐसे तो अगर मैं गिनाने आऊँ तो पीएस पार्टी के उसमें भी आ जाएगा, कुछ पीटीआई के उसमें भी आ पाकिस्तान लेवल जाएगा, बताइए आप। और बहुत सारा जो है माशाल्लाह दौर में भी आएगा। मिल तो 30-40 के साल में अलावा आगे बढ़ता ही है। थरकोल के अलावा पीस पार्टी का बताएं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में देखिए, पीएस पार्टी को एक तो पंजाब में हुकूमत मिली ही 8 से 13 में मिली ही कौन नहीं था ना। अरे वो फेडरल में थी ना, फेडरल में बड़ी थी, मंसूबे सिंध शुरू में कर तो सकते नहीं थे थी ना। आप, मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते थे। मेगा देखिए, जब फेडरल गवर्नमेंट में थी तो जो बजट प्रोजेक्ट उस वक्त ऑलरेडी चल रहे थे, उसके इतनी चीज़ें थी, वो कंटिन्यू रखा, किसी को ख़त्म नहीं किया। जो भी वो ब्रिजेस बन रहे थे, जो मुशर्रफ साहब ने बनाए थे और चीज़ें थी, उसको कंटिन्यू रखा। और कोई वहाँ कराची मुशर्रफ साहब की तारीफ कर रहे हैं, कराची आप में काम किया पहली मुशर्रफ दफ़ा कराची में पहली दफ़ा अगर किसी ने मुझे प्रोजेक्ट दिए तो वो उनके सामने, उन्हीं के दौर पार्टी में ने दिए? पीपल्स पार्टी ने कौन से दिए यार। अभी आपका खुद मुस्तफ़ा कमाल बोलता है कि जब मैं कराची का मेयर था तो 36 माह काम किया उन्होंने ज़रदारी साहब। और सबसे ज्यादा उन्होंने दिया, इसके अलावा किसी ने दिया। इमरान खान साहब भी नारे लगाते रहे, शहबाज शरीफ साहब अभी माफी मांग के गए कि यार हमने कराची के लिए वो नहीं कुछ किया जो हमें करना चाहिए था। इमरान अगर खान आप के भी, मुस्तफा कमाल की गवाही को दुरुस्त मानते हैं, जैसे वो मेयर खुद कबूल कर तो रहा वो है। तो कह रहे हैं पीएस पार्टी जब आपका लुटेरी, मुखालिफ चोर, अगर आप उसकी गवाही, एक गवाही उसकी तस्लीम करते हैं मुस्तफा कमाल को, अगर आप इतना ही मुस्तनद समझते हैं, इतना ही आला समझते हैं, इतना ही जीरक समझते हैं, तो फिर दूसरा वाला भी दे दीजिए। मैं बताऊं, जब मुखालिफ आपकी मुखालफत में बोल रहा हो ना, वो तक काउंट नहीं होता। जब आपका शदीद में बात तरीन करते मुखालिफ आपकी हक में बात करते हैं, वो काउंट होती है जनाब मंसूरी साहब। इस बात को लें, आप आगे चलें। आपको भी लगता है कि मियाँ साहब अगर होते तो डॉलर आज 40 से 50 रुपये का होता? मियाँ साहब ने बड़ा एक दावा किया है, वो कहते हैं जी हमसे ज़्यादा कौन समझेगा मईशत को, और उन्होंने फिर अपनी चीज़ें भी गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी मोटरवेज से लेके देख लीजिए सफ़र हमारा, क्या कुछ नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में जाल बिछा दिया सड़कों का हमने, 12,000 मेगावाट बिजली शामिल की, लोड शेडिंग का खात्मा किया, और पता नहीं बेतहाशा काम उन्होंने गिनवाए। इमरान खान साहब जेल में बैठकर तस्बीह फेरते हुए हमेशा ये कहते हैं कि अगर मैं होता तो ये ना होता, मैं भी डॉलर को यहाँ तक ले जाता, पेट्रोल 150 रुपये तक में ले आया था, मैं 110 रुपये तक ले आता। देखें, जो सच है वो सच है। लेकिन पीओ पार्टी वाले से दावा नहीं कर रहे। देखें, अभी मुझे बोलने देना, जब आप क्यों, मेरा जो है वो मेरे पास तो वो तीर वाला मैं आदमी नहीं हूँ, वरना आप वो मैं कहता कि यार क्यों आप मेरे तीर का निशाना जो है पीएस पार्टी की तरफ लगाना चाहते हैं। पीस पार्टी का इंतखाबी निशान ही तीर है सर। वो तो इंतखाबी निशान तो कुछ और है, तीर से बेहतर लगता है उनको। अच्छा, खैर, पहले तलवार था, अब तीर। कुछ भी मैं नवाज शरीफ पे जवाब दे दूं ना, तो फिर आप जो है वो आपको बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में। मैं महसूस कर रहा निशान हूँ जो है ना तीर देखें, है। कि आपसे देखें, सवाल देखें, नवाज जाती शरीफ है, का होगा। तीर की वजह से। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल बहुत नहीं। मुश्किल है आपके। इमरान खान भी यही कहता था, फिर कहता है, नवाज शरीफ आ ही नहीं मेरी रहे, बात तो कभी सुनिए पीएस ना। पार्टी पे आ रहे हैं, कभी इमरान अरे खान। मेरी भाई बात सवाल तो नवाज शरीफ का मेरी किया है। बात सुन ले। तो सवाल इमरान ही खान गलत ये है कहता है आपका। मुझे ना निकाला गया होता तो मैं डॉलर को यहाँ लेता। नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत सन 2013 से लेकर 2017 तक, जिसे वो 4 साल काउंट करते हैं, उस दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर आप इजाफा देखिए, डॉलर आप देखिए उस वक्त कहाँ पर पहुँच गया था, अगर आप उस वक्त खुरोनोश की चीज़ों की देखिए तो उस वक्त कीमतें बढ़ चुकी थी। ये वो 4 साल का पीरियड था कि जिसके दौरान कोई भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सके थे। ये वो 4 साल का पीरियड था कि कराची को जिसमें अमन भी दिया। 2013 में ऑपरेशन उनके बोलने में शुरू हुआ, कराची में अमन नहीं आया 2013 के वो तो बाद। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मैंने किया है साहब। मुस्तफा कमाल साहब 13 में चले गए थे, 16 में वापस आए, उससे पहले अमन हो चुका था। वो तो ये मुस्तनद मानते हैं ना उनकी बात को, तो अब वहाँ पर जो दुश्मन अगर मुस्तनद अच्छा, करे इसमें पीपल्स पार्टी सर है, कराची में अमन नहीं दे सकी, मियाँ साहब आए, अमन करा दिया उन्होंने कराची में। देखें, इसमें फिर वही बात आ जाएगी जो आज उन्होंने बोली है, जो 70 साल से हो रहा है वो नहीं। कराची में
अमन ना होने की वजूहात भी जहां से थी उन्होंने दमन ही- किया सर, उन पे न डालें सर। उन्होंने ही सही किया है। कब से कराची में रेंजर्स है यार। रेंजर्स के इख्तियारात नहीं देंगे आप तो जब क्या करेंगे? रेंजर के पास कौन से इख्तियारात नहीं थे, सर, कब नहीं इख्तियारात हम दे थे? रहे। जब उनको करना था उन्होंने कर दिया। जब तक उनको पीपल्स पार्टी को डिस्टर्ब रखना था, वो लियारी में गैंग वॉर्स भी थी, लियारी में सब ऑपरेशन कुछ भी के तो ऊपर से था, ऑर्डर आते हैं मलिन ना, में भी ऑपरेशन थी। के तो। वो ऊपर के ऑर्डर तो कह रहे हैं कि वो बंद करना चाहिए। अब बंद कर देना चाहिए, ये बात सही है, बहुत हो गया था। 3 प्रोग्राम जो है हमारा नाज़रीन, जाहिर है बहुत सारे लोग देखते हैं। जब मैं बहुत सारे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर बहुत सारे लोग भी देखते हैं, तो इसमें जाहिर है तो थोड़ा सोच समझ की गुफ्तगू होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं जी। बात यह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के कितने असासे तफसीलात जो होश रुआ तफसीलात सामने आई हैं, हैरत अंगेज़, आपसे ज़रूर हम शेयर करेंगे, अपने दोनों मौजूद मेहमानों के सामने हम रखेंगे कि जो इस वक्त हुक्मरान हैं यानी वज़ीर-ए-आज़म काकर साहब और उनके जो वज़रा हैं, उनका ताल्लुक आप देखिए कितने हमारे और आपसे कितने करीब हैं वो। ये देखिए, अनवारुल काकर साहब के पास जो है 4 करोड़ 81 लाख हैं, असासे के मालिक हैं, और इनके पास जनाब 10 तोले सिर्फ सोना है, और कीमत सोने की 10 तोले सोने की कीमत सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये ज़ाहिर किए उन्होंने। इनके पास 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद हैं। इनके घर के फर्नीचर की मालियत सिर्फ 4 लाख रुपए है। यह है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब। और ज़ाहिर सोना इतना महंगा है लेकिन सस्ता, 80,000 में 10 तोले सोना। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा, इन्होंने कहा है कि जी कराची में इनके पास DHA फेज़ 6 में घर है और उसकी मालियत सिर्फ 40 लाख है। उन्होंने कराची DHA में एक प्लॉट भी लिया हुआ है, एक और प्लॉट DHA में जिसकी मालियत है 1,25,000 रुपये। किस्तों में खुदा की बस्ती से आगे जाके भी आप प्लॉट लें तो 10 लाख से कम नहीं मिल रहा, लेकिन ज़ाहिर DHA बहुत सस्ता है। तो उनके मुताबिक जनाब इनके पास यही कुछ है, और इनके पास आरिफ हबीब बैंक में 9,47,000 इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये हमारे निगरान वज़ीर ख़जाना के पास सिर्फ 2 लाख रुपये मालियत का सोना है। उनके पास कैश की मद में 19,46,000 रुपये मौजूद है। अब आ जाइए हमारे वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो पीपल्स पार्टी ने उनको रेडियो पाकिस्तान को उस दौरान DG बनाया हुआ था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख रुपये मालियत का घर है। उनकी बीवी के पास इस्लामाबाद में 2 घर हैं, 31 लाख रुपए मालियत के इस्लामाबाद में। तो सर ये इतने मतलब डाउन टू अर्थ लोग, इतने सादा लोग, इतने सस्ती सस्ती चीज़ें सर कहाँ मिल के आ रही? पहले तो बताएं। DHA में मैं इस बात से पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ। 90,000 में दे रहा हूँ सोने के, डिफेंस के घर के जितने उन्होंने लगाए उसके डबल में देता हूँ। सही है? 1.25 लाख का प्लॉट है डिफेंस में। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, मैं डबल में ले रहा हूँ। सर आप तो सही है। माशाल्लाह साहिब हैसियत अब जरा बताइए, डिफेंस में 1.25 लाख का प्लॉट है आज। देखिए जहाँ जहाँ मौका है ना उन्होंने मुझसे पहले बिड दे दी। मेरा भी इंसान है, मैं भी खरीदार हूँ, लेकिन सोने का नहीं, क्या पता सोने का पानी फिरा हुआ भाई, तो वो सोना इनका हुआ। बाकी प्लॉट का मैं हूँ DHA। अच्छा चले एक आपसे सादा सवाल, क्योंकि मतलब ये आपके उदारी सवाल से ज़्यादा शुद्ध है, तो 1 लाख का प्लॉट किस दौर में था DHA में? अंदाजन कितने साल पहले होगा? देखिए अगर के उनके 1 लाख रुपए, देखिए अगर के उनके वालिद साहब कोई फौजी, रिटायर फौजी थे, बड़े फौजी ब्रिगेडियर क्यों कहा सर? लेवल ना, ब्यूरोक्रेट तो कहते थे आप? उनको मिलता था, ब्यूरोक्रेट को नहीं, उनको मिल सकता है खाली 1 लाख का, बाकी किसी नहीं, सिविलियन उन्होंने को, खरीदा है, किसी वो कह रही है ब्यूरोक्रेट उन्होंने को नहीं मिलता। उन्होंने खरीदा है। उन्होंने खरीदा तो भाई ये अगर किसी सियासतदान ने कहा होता ना तो आज पता नहीं क्या क्या हो गया होता। ब्यूरोक्रेसी पे तो कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे भाई अगर 1 लाख का है तो उसके आगे 2 जीरो लगा के मैं लेने को तैयार हूँ भाई। ठीक है, सवाल ही नहीं पैदा होता DHA में। और अब तो 75% उसकी वैल्यू आपको उसकी हो गई है, पता नहीं कब की ये बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल झूठ है, इसकी कोई इंक्वायरी होनी और चाहिए। DHA में फेज 6 में 40 लाख का घर भी मौजूद है आज भी। 40 लाख का घर 1 साल का किराया है DHA में। फेज 6 में आप किराए पे लेने जाएंगे तो 1 साल का किराया 40 लाख रुपए बनता है। इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, FIA को बिल्कुल होनी चाहिए। FBR को सर कौन करेगा? अब तो हुकूमत में करनी चाहिए। जब हुकूमत में है तो क्या हुआ, जब वो ये जितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि 40 लाख रुपए का उनको डिफेंस में, कराची के डिफेंस फेज 6 के अंदर 40 लाख रुपए का घर अगर है, 1.25 लाख का प्लॉट है, 1.25 लाख का प्लॉट है, तो मैं ये कह रहा हूं कि FIA, FBR सही है, सबको इसके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए कि जनाब आप ये बताइए ये कहाँ से है। सर आप नहीं तकाजा करेंगे कि डिक्लेयर जब कर दिए उन्होंने, चीजें सामने आ गई हैं, तो ये इदारे तो आज़ाद होते हैं ना भाई। करना चाहिए, अल्लाह करे कि कोई करे, कोई नहीं करे तो वो 3 रुकनी, अब तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज मिलके वो पूछ लें भाई, बुला लें भाई आ जाओ, और मेरी तरफ से मैं पहले ही बिड देता हूँ। तो उनकी सोने की बिड उन्होंने दे दी है तो वो हमें दे दें जी डबल कीमत पे, बाकी पैसा जो है हम वो हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारे जमा कर देंगे। सहाफत से चूंकि ताल्लुक है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, आपके ज़ाहिर पुराने दोस्त भी हैं, इस्लामाबाद में उनके पास 2 घर हैं जी 31 लाख रुपए के।
मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे अच्छा, ये जब बैठते हैं सहाफत करने के लिए, इन्होंने जब सहाफत करने बैठते थे, ईमानदारी का सरचश्मा, मैं ये कहता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, ये सारे वो करप्ट लोग हैं। देखिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सही, अगर हम उनके खिलाफ बात करें तो हो सकता है हमारे चैनल पे पाबंदी भी लगा देते हैं ये लोग, लेकिन जब ये खुद टीवी चैनल्स पर बैठते हैं तो आप ये देखिए कि किस तरीके की बातें क्या करते थे। जनाब एहतसाब होना चाहिए था, जनाब ये इन्होंने किस तरह से ये मालियत दे दी कि सारे लोग वही लोग इक़्तिदार में आकर बैठते हैं कि जिसमें मुनाफिकत का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। देखिए मैं तो इतना आगे नहीं जाऊँगा जितना ये चले जाते हैं, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर उनको बुलाया जाए, उनको पूछा जाए। हो सकता है कि उनको ये प्लॉट जो है 2 घर 31 लाख के सर, कहाँ पे है ये? इस्लामाबाद। अच्छा, कहीं उसमें तो नहीं कोई है ब्लॉक ऐसा है मलिक रियाज इस्लामाबाद की का जो जिसमें सस्ता सोसाइटी है, होता था। हो सकता है मलिक रियाज की सोसाइटी में हो, जहाँ वहाँ कीमत इतनी जहाँ है। बिलावल भुट्टो साहब वहाँ का भी बिलावल हाउस भी है, उसने गिफ्ट जहाँ बिलावल हाउस भी है, जहाँ उसने गिफ्ट दियो, जहाँ बिलावल हाउस भी है, एक जगह ऐसी अटकी रहती है कि जहाँ बिलावल हाउस उसमें भी मैं कसूरवार इनको नहीं ठहराता, इनकी मजबूरी है बहरहाल। लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी करने की हम मुतालबा करते हैं कि भाई इन तमाम असाते जो इस वक्त की काबीना ने दिए, इनका और तमाम ब्यूरोक्रेसी के पास जो असाते हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। खाली सियासतदान हर वक्त कटहरे में नहीं होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी को भी लाएं और इन लोगों को, सहाफियों को भी लाएं, साफियों को, सबको लेकर आए जिन्होंने डिक्लेयर किए हैं और कुछ भी मशकूक है वहाँ। और गाड़ी है मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास 12 लाख की, और गाड़ी भी बड़ी माशाल्लाह, जो नाम मैं नहीं जिक्र कर रहा, ब्रांडिंग होगी, लेकिन 12 गरीब आदमी है तो हम चूँकि सहाफ़ती कबीले से हैं। 12 लाख की गाड़ी कौन सी गाड़ी है अगर बताना नहीं बता दिए उस पे तो उन्होंने लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट। डिक्लेयर होगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं जी। नहीं गाड़ी का नाम वक्त की बताइए। किल्लत है, 2-4 टॉपिक और मजीद हमने डिस्कस करने ज़रूरी। और फैज़ाबाद धरना केस, फैसले पर अमल ना होने का खमियाजा कौम ने 9 मई वाक़यात की सूरत में भुगता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैज़ाबाद धरना केस की समाअत के हुक्मनामे में 9 मई वाक़यात का भी हवाला दिया है और उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर नज़रसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने, फैसले पर अमल ना हो सका। सर क्या कहेंगे ज़ुबैर साहब, पहले आप फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर खमियाजा कौम ने भुगता 9 मई वाक़यात की सूरत में। देखिए बिल्कुल सही कहा, और ऐसे बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं माजी की जिसका खुमियाजा इस कौम ने और पाकिस्तान ने भुगता। ये तो बिल्कुल आखिरी की बात कर रहे हैं। हालांकि जब इन्होंने चार्ज लिया था सीजे ने, तो उन्होंने अपनी पहली जो ऑन रिकॉर्ड टीवी पे पहली दफ़ा उसमें उन्होंने समाअत दिखाई थी, एक्सेप्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सी गलती थी, पहली बार ही भी एक्सेप्ट किया गया था और ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको इस बात का क्रेडिट भी दूंगा और अल्लाह करे वो इस किस्म के फैसले करें कि बस जो हो गया अब आगे ना हो। अब इसका अगर किसी एक को कटहरे में ले आओ भाई, इन्हीं को ले आओ, अगर पर ना जलें आपके, तो आइंदा नहीं होगा। कम अज़ कम पहले का तो रीराइट नहीं कर सकते ना, जो हो गया जिससे बहुत खुमियाजा बहुत सारे फैसलों से हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अच्छा चलो गुड, एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आगे ना हो उसकी जिम्मेदारी जब तक ये है, और मुझे इन पे यकीन है, ट्रस्ट है, पूरी कौम को ट्रस्ट है इन पे कि इन जब तक इनका दौर है कम अज़ कम ये एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे अपने फैसलों से कि मज़ीद पाकिस्तान के अंदर खराबी ना हो। क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब? मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं इस फैसले से मैं इस पर जो है वो एतराज़ात है मेरे कुछ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा फ़ैसला जो है वो कानून और आइन से ज़्यादा एक सियासी फ़ैसला लग रहा है। और इसमें जो गुफ्तगू या जो फैसले की ज़बान है, अदालतें सियासी फैसले तो नहीं करती। देखिए मुझे जो सियासी फैसले की फैसले ज़बान सियासतदान है, करते हैं। देखिए मुझे फैसले की जो ज़बान है उस पर एतराज़ है, सही है। और इस पर जिस तरीके से उन्होंने अगर हमारे पास हम सिर्फ बात कर रहे थे कि फैज़ाबाद धरने की, हम फैज़ाबाद धरने तक ही रहते, हमने फैज़ाबाद धरने को 9 मई से लिंक करना और फिर उसको सियासी एंगल देना, मैं इसे दुरुस्त नहीं समझता, सही है। जब हम एक वाक़े पर बात कर रहे होते हैं, एक किस्से पर बात कर रहे होते हैं, तो हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। हम उस पास से फिर फ्यूचर और फ्यूचर से अपनी वो दिलों के हाल जानने वाली बात हम कर देते हैं ना कि हमें तो गैब का भी इल्म हो गया है, तो अगर वो नहीं होता तो फिर ये होता, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। वही जो अभी नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं नहीं होता तो ये होता, सही, वही बात। हम ये जो गैब के इल्मों वाली बात करते हैं ना, ये फैसलों की ज़बान नहीं होती है। मुझे फैसलों की ज़बान नहीं होती जी। छोटे मज़ीद में चाहूँगा खबरें ज़्यादा से शामिल करें। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात दिल्ली की निगरानी में करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। सर ये बेहतर फैसला है कि अदलिया की निगरानी में कराए जाएँ इंतखाबात? इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया उन्होंने। ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन पे तो एतमाद अभी है नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, और इस अदलिया पे
सबको एतमाद है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर अदलिया पे आपका एतमाद है ना, तो बस आपको और किसी जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर मुल्क में खाली इंसाफ मिल रहा हो ना, तो वो मुल्क कभी भी। तो इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार करना एक जाहिर है, उसको आप भी ये समझते हैं कि क्रेडिबिलिटी नहीं है? देखिए, इसका जवाब तो वो देंगे, उन्होंने अदम एतमाद का किया है। आप तजुर्बेकार के तौर पे किस तरह देख रहे हैं? क्या वो उनके फैसले कुछ है ऐसे जिसकी वजह से लगता है तजुर्बात उनको ऐसे लगे होंगे कि जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन उसकी वजह हमें पता है। जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ख़त्म हुई थी, उसकी इलेक्शन कमीशन ने डेट ही नहीं दी, और उन्होंने कराची का भी हवाला दिया। कराची में जो इलेक्शन कमीशन है वो पीस पार्टी के साथ मिला हुआ है, वहाँ वो उनके साथ मिला हुआ है। देखिए, वो उनका अपना वो है। अब वो एक पार्टी के सरबराह है और मकबूल पार्टी के सरबराह है। अगर उनको एतमाद नहीं है तो उन्होंने बोला है कि अगर जजों की निगरानी में हो कोई हर्ज नहीं है। आप क्या कहेंगे मंसूरी साहब? देखिए, मसला सारा यही है कि हमारे पास इदारों पर ट्रस्ट का लेवल कम होता जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर कम है। मैं नहीं समझता कि अदलिया कोई भी इलेक्शन करवा सकती है। दरहकीकत अदलिया के पास वो फोर्स ही नहीं है कि जो इलेक्शन की निगरानी कर सके या इलेक्शन को ऑपरेट कर सके। जब अदलिया हमारे पास यहाँ तक पहुँच, देखिए हमारे पास मोस्टली जब कभी भी इलेक्शन का इशू आता है तो जो आरओज़ वगैरह दिए जाते हैं, वो सारा का सारा मामला पहले अदालतों के पास ही जाता है कि अदालत अपना स्टाफ दे। जब अदालत अपना स्टाफ नहीं देता तो फिर वो जो लोकल गवर्नमेंट है या जो सूबाई गवर्नमेंट होती है वो उसकी तरफ जाया जाता है। मामला सारा यह है कि हम अदालत को इस सारे प्रोसेस में लाकर एक कंट्रोवर्सी का शिकार करेंगे, और वैसे ही हमारी यहाँ पर अदालतें कंट्रोवर्सी का शिकार रही हैं। अदालतें दो हिस्सों में तकसीम रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर रही है उसे ज़्यादा इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पर इतना इन्फोर्स किया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन पर ज़रूर निगाह रखे कि तमाम चीज़ों को साफ़ और शफाफ बुनियादों पर किया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, चाहे अदालतें हों चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इतना बड़ा अमला कहीं से भी आता है वो ज़ाहिर आरोज़ से मामला तय होता है, और हमारे यहाँ सियासी जमातें आरोज़ ख़रीदने की माहिर तस्वुर की जाती हैं। सही। अच्छा जी, जाते जाते एक तो बड़ी अहम खबर लेकिन थोड़ी हटकर है, उसको भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और ये बताएं आपको कि जिस वक्त हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका और फाइनल में अब उनका मुकाबला इंडिया से होगा, और ख़बर का ताल्लुक भी चूँकि इंडिया से ही है। हमारे ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, उन्होंने एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट दिया, वायरल है बहुत ज़्यादा वीडियो उनकी, और इंडिया में डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों से जाते जाते मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि अगर हमारी सोच ऐश्वर्या राय से शादी करके और उससे नेक परहेजगार बच्चा हो तो ये कभी नहीं हो सकता। आपके पसंदीदा अदाकार के बारे में एक बात की उन्होंने। देखिए, जुबानी बात है, इस पर मैं क्या तबसरा करूँ, ये उनका बयान है, मैं इस पर कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है, लेकिन मेरिट पे होना चाहिए। अगर क्या मेरिट पे होना चाहिए? जो टीम का सिलेक्शन है ना, अगर वो मेरिट पे हो, और जो टीम की मैनेजमेंट, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, उनकी जो मैनेजमेंट जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो उसका क्राइटेरिया परहेजगार या दाढ़ी या नमाज के बजाय उसकी क्रिकेट में और उसकी जस्टिस का अगर मद्देनजर रखते हुए उसको वो जिम्मेदारी दी जाए तो वो बहुत अच्छा सिलेक्शन कर सकता है। कैप्टन तो वही टीम खिलाएगा मिसाल देना इस तरह नाम लेके किसी की, वो देखें, ये एक टैक्टिक्स होती है। अगर आप ये वाला बयान देते जो मैंने दिए, वो कितने लोग सुनते। अब उन्होंने दिया, ये वायरल हुआ, यहाँ से लेके इंडिया, इंडिया से लेके इंग्लैंड, सब जगह वायरल हो रहा है। तो ये मीडिया में रहने की टैक्टिक्स होती है, वो सीख गए, वो भी लगता है सियासतदानों से सीख गए। आपको भी लगता है सर? घटिया सोच है, और जब एक घटिया शख्स को की सोच जब घटिया हो तो उसकी वो इसको जितने अच्छे से बच्चा पैदा हो परहेजगार नहीं हो सकता, जितने अच्छे कपड़े आप उसे पहना लीजिए, नहीं आप नहीं कतई तौर पे नहीं। जब आप इखलाकियात पे किसी भी खातून को अगर आप इस तरह से बात करते हैं, एक घटिया ब्लेम कर रहे हैं ना सर, घटिया शख्स, घटिया सोच के हामिल के शख्स के पास आप अगर शोहरत और माइक दे दें तो फिर वो इसी तरह की बात करता है। आपको इस तरह के लोग जो कि बहुत कम इल्म, कम अकल और अपने मफादात के तहत रहकर एक गंदी सोच रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप अगर टीवी स्क्रीन दे दें, उनको माइक दे दें, प्रमोशन दे दें, तो फिर वो इसी तरह की घटिया बात करते हैं। तो मैं जो ये अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उनके इस बयान की न सिर्फ मजम्मत करता हूँ, बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए कि ये मीडिया पे बात ना कर सके, और इन्हें जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स अपने शोज़ में बिठाकर प्रमोशन करते हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। इन पर न सिर्फ पाबंदी आयद होनी चाहिए, पैमरा को ये भी कहना चाहिए कि जब पैमरा या दीगर इदारे ये बात करते हैं
कि जनाब हम किसी भी खातून के मुतालिक इस तरह की नाज़िबा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, तो इन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। पाबंदी मेरा ये होनी कहना है। चाहिए जी। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो अच्छी बात है, वरना उन पर मुतालबा किया जाना चाहिए। रज़ाक और ऐश्वर्या ज़ाहिर दोनों आपके पसंदीदा हैं, लेकिन जो गुफ्तगू की है देखिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा था। वो उसने जो पसंदीदा भी जो नहीं माने है। बात करने के लिए जिस नाम का सिलेक्शन किया वो बेहतर नहीं था। वो इसको किसी और तरीके से भी कह सकते थे, लेकिन जो उन्होंने सेलेक्ट किया वो बेहतर नहीं था। लेकिन मैं इससे ज्यादा फाइनल हो रहा है, इनकी जैसी बात मैं नहीं आपकी कर बड़ी सकता। दिलचस्पी है ऐश्वर्या राय और अब्दुल रज़ाक की तरह, आपको क्रिकेट से बड़ी दिलचस्पी है। बताइए सर, फाइनल में पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, क्या देख रहे हैं आप? आपके चले आपके प्रोग्राम में जाते जाते कोई क्वेश्चन कोई कीजिए। देखिए मेरी अगर अपनी ख्वाहिश जो है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जीते, ठीक है। और बाहर लगता है कि एक टीम मजबूत, बज़ाहिर जो है बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों में। एक तो इंडिया अपने एटमॉस्फेयर पे खेल रही है, अपने विकेटों पे खेल रही है, अपने क्राउड 1 लाख क्राउड के सामने जब कोई बंदा जाता है उसकी वैसे ही तवालैयाँ डबल हो जाती हैं। और कोई मैच नहीं हारे उनके, एक नहीं 1 से लेकर 10 नंबर तक लोग बैटिंग कर रहे हैं, 6-6 बॉलर हैं उनकी, उनके पास अपना एटमॉस्फेयर है। ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में हरा कर आए हैं और अभी भी हराया उन्होंने और राउंड में हराया। लेकिन जैसे मैक्सवेल ने कोई इनिंग खेली थी, ऐसी कोई इनिंग ऑस्ट्रेलिया के पास से प्लेयर है, ऐसी इनिंग उनको मिल जाए और वो उनको 300 के अंदर अंदर आउट करने की कोशिश करें। अगर पहले बैटिंग इंडिया करता है और 300 तक वो आउट करने की कोशिश करें तो वो आराम से टारगेट मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया पूरा कर सकता है। और इंडिया की कोशिश होगी कि हम दोबारा 400 तक करें। और अगर पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आती है तो उनकी कोशिश होगी कि कम अज़ कम वो 350 करें और शुरू में 2-3 विकेटें लेके उन पर प्रेशर डाल दें। लेकिन मैं 60-40 इंडिया। 60 इंडिया है जी। आपको भी 60 इंडिया लगता है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ऑस्ट्रेलिया 60 पर है, सही, और इंडिया 40 पर आएगा। ये है जी बिलवतनी का तकाजा और ये है जज्बात। मैंने रियलिटी बताई है भाई, जज्बात मैंने दिल की ख्वाहिश पहले बता दी थी, लेकिन जो आपने क्रिकेट की एक्सपर्टीज से पूछा क्योंकि मैंने बहुत खेली है। दिल की ख्वाहिश नहीं बताई आपने। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेरे मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उनका तो पसंद आया होगा। आपकी आरक हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना की बात।